हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय वीके के रोडारा। पिछले चैप्टर में प्रकाश के वर्ण विक्षेपण वाले चैप्टर में हम थ्योरी और उसके बाद न्यूमेरिकल भी बता चुके हैं। अब हम अगला चैप्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। अगला चैप्टर है प्रकाश का तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इसमें जो हम पहला क्वेश्चन बताएंगे वह है प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की प्रकृति क्या है, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रकाश की प्रकृति है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। यह तथ्य इस बात से पता चलता है कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो उसका छाया बनता है। जैसे ये कोई वस्तु हो गई ये भी, और यहाँ पर कोई प्रकाश का स्रोत है एस, तो इस स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण जब ए बिंदु के सीध से एस ए की दिशा में आगे बढ़ती है तो यह सतह को क्षैतिज सतह को पृथ्वी को जिस बिंदु पर मिलती है वहाँ तक वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बनता है, मतलब छाया बनता है ना। ए डैश बी ये छाया है, ठीक है। तो इससे पता चलता है एस और ए के सीध में ही ए डैश होता है। इससे पता चलता है कि प्रकाश की किरण सरल रेखा में चलती है। दूसरा प्रकृति यह है कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है और पारदर्शी माध्यम में भी, प्रदर्शित द्रव्यात्मक माध्यम में भी चल सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सूर्य और पृथ्वी के बीच में लगभग 36,000 किलोमीटर के बाद, है ना, निर्वात होता है। वहाँ पर कोई हवा नहीं है, कोई भी किसी तरह का कोई माध्यम नहीं है, फिर भी प्रकाश उस निर्वात से होकर के हमारे वायुमंडल में प्रवेश करके हमारे पृथ्वी पर पहुँच जाता है ना। और द्रव्यात्मक माध्यम जैसे कांच एक द्रव्यात्मक माध्यम है और यह पारदर्शी है, और इस पारदर्शी माध्यम से जो है कि नहीं प्रकाश की किरण पार कर जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि पारदर्शी द्रव्यात्मक माध्यम से भी प्रकाश की किरणें चल सकती है, अर्थात प्रकाश निर्वात से भी चल सकती है और पारदर्शी द्रव्यात्मक माध्यम से भी होकर के चल सकती है, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा है प्रकाश का परिवर्तन एवं अपवर्तन होता है, जिसे हम लोग लाइट के पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रकाश का परिवर्तन होता है। परिवर्तन का अर्थ हुआ कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सतह पर पड़ती है और फिर से पहले माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन का अर्थ हो गया कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके अपने पथ से विचलित हो जाने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये प्रकाश परिवर्तन एवं अपवर्तन की क्रिया को दिखाता है। चौथा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे प्रिज्म से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो 7 रंगों में, अपने 7 घटक रंगों में बंट जाती है ना। तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहेंगे, है ना। ये 7 कलर में क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस वर्ण विक्षेपण को पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। और पांचवा है प्रकाश का व्यतिकरण की, ये तो व्यतिकरण की घटना को प्रदर्शित करता है प्रकाश, है ना। व्यतिकरण किसे कहते हैं, जब 2 प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में चलते हुए एक निश्चित बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु पर दोनों तरंगों के मिलने के कारण परिणामी तीव्रता, प्रकाश की परिणामी तीव्रता वास्तविक तीव्रता से कम या अधिक हो जाती है, अधिकतम या न्यूनतम हो जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अर्थात किसी माध्यम में चलते हुए 2 तरंगें, 2 समान प्रकार की तरंगें जब किसी बिंदु पर मिलती हैं तो माध्यम में प्रकाश की तीव्रता के पुनर्वितरण की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। और पुनर्वितरण की घटना के कारण किसी
या व्यतिकरण की घटना के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता अधिकतम हो जाती है और किसी बिंदु पर न्यूनतम हो जाती है। तो जिस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता, परिणामी प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है, उस बिंदु पर व्यतिकरण की घटना को रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर व्यतिकरण की घटना के कारण परिणामी तीव्रता न्यूनतम हो जाती है, उस बिंदु पर व्यतिकरण की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। और अगला प्रकृति है प्रकाश का कि प्रकाश ध्रुवण की घटना को प्रदर्शित करता है। ध्रुवण चैप्टर हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं। ध्रुवण का मतलब हो गया कि प्रकाश तरंग, जैसा कि पहले चैप्टर में हम बताए थे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित करती है, और जब यह प्रकाश हमारे आँखों पर पड़ता है तो देखने की संवेदना प्रदान करता है ना। तो ये एक तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग में दो घटक होते हैं, विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग। तो विद्युत तरंगों का कंपन और चुंबकीय तरंगों का कंपन दोनों एक दूसरे के लंबवत दिशा में होता है। तो इस कंपन को, जब यह कंपन एक निश्चित तल में सीमित हो जाता है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं, है ना। ध्रुवण के बारे में विशेष रूप से हम आगे पढ़ेंगे। और सबसे अंतिम प्रकाश की प्रकृति हम बता रहे हैं। प्रकाश कुछ पदार्थों से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे सोलर प्लेट पर धूप पड़ता है, धूप पड़ने के बाद क्या होता है, उससे विद्युत हमें मिलता है। तो विद्युत कैसे मिलता है, जब उसके सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तब ना विद्युत मिलता है जी। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अर्थात किसी धातु की सतह पर प्रकाश के पड़ने से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को हम लोग एक अलग चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, जिससे 4 नंबर का प्रश्न भी आता है एग्जाम में, है ना। अब हम लोग हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस वेव थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। एक वैज्ञानिक थे क्रिश्चियन हाइगेंस, जो 1678 ईस्वी में प्रकाश तरंगों के संबंध में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार प्रकाश का संचरण तरंगों के रूप में होता है। इन्होंने क्या माना कि प्रकाश एक तरंग है, अर्थात इनका संचरण तरंगों के रूप में होता है। विभिन्न रंगों के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है। दूसरा, इस सिद्धांत के अनुसार दूसरा परिकल्पना क्या है कि विभिन्न रंगों के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है। तीसरी बात यह है कि यह तरंगें प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के चाल से चलती है, ठीक है। जिस स्रोत से ये प्रकाश निकलता है, उस स्रोत से निकलने के बाद माध्यम में चारों सभी संभव दिशाओं में जिधर भी वह चल सकता है, उधर प्रकाश के चाल से गतिमान होता है ना। चौथे बात यह है, क्योंकि इन्होंने अपनी परिकल्पना में प्रकाश को तरंग के रूप में माना था, और तरंगों का उत्पादन या तरंग कैसे उत्पन्न होते हैं, तो कणों के कंपन से उत्पन्न होते हैं, और इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन सूर्य से जब प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो बीच में निर्वात होता है, और उस निर्वात से भी होकर के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। तो ये प्रयोग
में ऐसा देखा जाता है कि प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तरंग जब माना गया है तो तरंगों के संचरण के लिए तो माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हाइगन्स ने माना एक काल्पनिक माध्यम, काल्पनिक और सर्वव्यापी माध्यम ईथर का कल्पना किया, जो हर माध्यम में, निर्वात में भी और हर माध्यम, हर पदार्थ में समान रूप से विद्यमान होता है और इसमें प्रकाश के संचरण के लिए सभी गुण मौजूद होते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है सभी गुण मौजूद होते हैं। और यही नहीं, ईथर का घनत्व अत्यधिक कम होता है और इसकी प्रत्यास्थता बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, तो जब हम ये परिकल्पना कर लेते हैं कि ईथर एक बहुत ही कम घनत्व वाला लेकिन अधिक प्रत्यास्थता वाला ऐसा काल्पनिक माध्यम है जो हर पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, तो हालांकि इसको अन्य वैज्ञानिक को स्वीकार ये नहीं हुआ बाद में, क्योंकि अगर ईथर जैसा कोई माध्यम है तो उसके गुणों की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ईथर के गुणों के बारे में जानकारी नहीं थी। और दूसरी बात यह कि अगर ईथर जैसा कोई माध्यम है तो आकाशीय पिंडों के गति में जरूर थोड़ा सा भी उसका प्रत्यास्थता है, थोड़ा सा भी घनत्व है, तो वह आकाशीय पिंडों के गति में बाधा जरूर उत्पन्न करेगा। लेकिन असंख्य वर्षों से हम देख रहे हैं कि आकाशीय पिंड जो हैं, ग्रह नक्षत्र, ये सब निर्बाध रूप से अपनी गति करते आ रहे हैं, निश्चित समय अंतराल पर अपने गति को पूरा करते हैं, अर्थात इनके गति में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। इन दो बातों के चलते ये ईथर की परिकल्पना जो है अन्य वैज्ञानिकों को सही नहीं लगी और यह सिद्धांत पूर्ण रूप से मान्य नहीं हो सका, है ना। और पांचवी बात यह है कि प्रारंभ की परिकल्पना में प्रकाश तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग माना गया। जैसे ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, उसी तरह से अनुदैर्घ्य तरंग माना गया। लेकिन जब प्रकाश तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग मान लेते हैं तो ध्रुवन जैसी घटनाओं की व्याख्या नहीं हो पाती है, इसीलिए बाद में इस प्रकाश तरंग को अनुप्रस्थ तरंग माना गया और प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ प्रकृति को वैज्ञानिक फ्रेनेल और यंग ने प्रयोग द्वारा साबित भी किया। अर्थात प्रकाश तरंग जो है क्या है कि एक अनुप्रस्थ तरंग है ना, और इस आधार पर ध्रुवन जैसी घटना की व्याख्या भी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है हाइगन्स का तरंग सिद्धांत, हाइगन्स के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि घटनाओं की व्याख्या हो जाती है। लेकिन इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का जो है ये जो है इसमें बताए हुए थे प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं हो पाती है। ये न्यूटन के कणिका सिद्धांत के आधार पर इसका व्याख्या किया जाता है, लेकिन हम लोग इसकी चर्चा इसमें नहीं, इस चैप्टर में अभी नहीं करेंगे। हम लोग अलग से ही इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना, या पदार्थों की प्रकृति उस चैप्टर का नाम है, उसमें हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। अब हम लोग तरंगाग्र के बारे में पढ़ेंगे, वेव फ्रंट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेव फ्रंट। ठीक है, माध्यम में स्थित ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, माध्यम में स्थित ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर तरंगों के कंपन की कला समान होती है, उस काल्पनिक पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। जैसा कि हाइगन्स के तरंग सिद्धांत में हम लोग पढ़े हैं कि किसी स्रोत से, मान लीजिए ये स्रोत है, किसी स्रोत से प्रकाश की तरंगें निकलती है तो सभी संभव दिशाओं में समान चाल से चलती है, सरल रेखा, है ना। तो ये जो तरंग है अनुप्रस्थ तरंग के रूप में होता है। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग के रूप में माध्यम में स्रोत से निकल करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है। तो ये देख लीजिए, ये स्रोत है S और यहाँ से हम
कुछ तरंगे दिखा रहे हैं। ये सब तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंग हैं जो स्रोत से निकल रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि स्रोत के चारों तरफ हर दिशा में तरंग की गति समान है, तरंग का चाल समान है ना, इसलिए स्रोत से समान दूरी पर ये सभी तरंग कंपन की समान कला में होंगे। तो स्रोत को अगर केंद्र मान लिया जाए, है ना, तो इससे समान दूरी पर हम बिंदु अगर लेते हैं, ये समान दूरी पर बहुत से बिंदु हम ले रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जितने भी बिंदु हैं, इन बिंदुओं को हम मिला रहे हैं तो एक गोला प्राप्त हो रहा है हमको। देख लीजिए, ये गोला प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस काल्पनिक गोलाकार सतह पर जितने भी कण हैं सब कंपन की समान कला में है। देख लीजिए, यहाँ श्रृंग, यहाँ भी श्रृंग, यहाँ भी श्रृंग, यहाँ भी श्रृंग, यहाँ भी श्रृंग, अर्थात ये जो तल है सभी श्रृंगों को मिलाने वाला तल है। ठीक है, अर्थात इस तल पर जितने भी बिंदु हैं, जितने भी कण हैं कंपन की समान कला में हैं। तो इन कणों को मिलाने वाला जो काल्पनिक पृष्ठ है, सतह है, ये क्या कहलाएगा? तरंगाग्र कहलाएगा। ये तरंगाग्र है। अब देखिए, यहाँ पर गर्त है, ये भी गर्त है, गर्त है, ये गर्त, सब गर्त है। गर्त को मिला रहे हैं हम रेगुलर, ये स्ट्रिंग को मिला रहे हैं रेगुलर लाइन से। ठीक है, गर्त को मिला रहे हैं डॉटेड लाइन से। ठीक है, तो डॉटेड लाइन से हम मिला दिए, देख रहे हैं। तो ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया जो काल्पनिक गोलाकार सतह है, इसके सभी बिंदुओं पर अर्थात सभी कण कंपन की समान कला में है, इसमें भी, लेकिन इस पर क्या है? इसके सभी बिंदुओं पर क्या है? गर्त है ना। तो ये भी एक तरंगाग्र कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए, श्रृंग को फिर सभी श्रृंगों को मिला रहे हैं, रेगुलर लाइन से मिला रहे हैं। देखो, सभी श्रृंगों को मिला दिए, ये भी एक तरंगाग्र है। फिर गर्तों को मिला रहे हैं डॉटेड लाइन से, ये भी क्या है? ये भी एक तरंगाग्र है। इसी तरह से रेगुलर लाइन से सभी श्रृंगों को मिला दिया। तो ये आप देख रहे हैं, इसमें से कोई भी काल्पनिक गोला ले लीजिए, ये रेगुलर लाइन वाला या डॉटेड लाइन वाला, किसी भी काल्पनिक गोला के सतह पर जितने भी कण हैं वो सब कंपन के समान कला में है, भले ही किसी गोला पर श्रृंग पड़ता हो या गर्त पड़ता हो। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये सब तरंगाग्र कहलाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या परिभाषा दिया था तरंगाग्र का? किसी माध्यम में वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर या प्रत्येक कण जिसका कंपन की समान कला में हो, उस पृष्ठ को हम लोग क्या कहेंगे? तरंगाग्र कहेंगे, है ना। तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला तो आप देख रहे हैं गोलाकार तरंगा, गोलाकार तरंगा। देखिए, स्फेरिकल वेव फ्रंट। यहाँ पर अगर स्रोत बिंदुवत, तो उसके चारों ओर जिस प्रकार के तरंगाग्र होंगे वे कैसे तरंगाग्र होंगे? जो भी तरंगाग्र होंगे वो गोलाकार तरंगाग्र होंगे। ठीक है, लेकिन अगर किसी रेखा छिद्र से प्रकाश निकल रहा हो, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया एक रेखा छिद्र और इसके प्रत्येक बिंदु से प्रकाश निकल रहा है। ठीक है, नई नई तरंगें निकल रही है। तो यहाँ पर, यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा तो चारों तरफ ऐसे फैल जाएगा,
गोलाकार तरंगाग्र बनाएगा। यहाँ से भी जो प्रकाश निकलेगा वो भी गोलाकार तरंगाग्र बनाएगा, है ना जी। इसको थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं। गोलाकार तरंगाग्र बना दिया। यहाँ से भी जो तरंगाग्र निकला यह भी गोलाकार बनाया, गोलाकार तरंगाग्र बनाया। फिर चूंकि इस लाइन के प्रत्येक बिंदु से प्रकाश निकल रहा है तो सब का सब क्या है, स्रोत है। ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु सब स्रोत है। तो इस स्रोत से भी प्रकाश निकलेगा और सभी दिशाओं में समान चाल से चलेगा। तो इसमें भी गोलाकार तरंगाग्र पैदा हो रहा है। अब इन गोलाकार तरंगाग्र के सतहों को मिलाइए, मिला दिए तो अब ये कैसा बन रहा है बताइए। अब ये इस तरह का तरंगाग्र बन रहा है, बेलन जैसा। एक सिरा ये हो गया और एक सिरा ये हो गया, बेलन जैसा बन गया। और रेखीय प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होने के कारण ये बेलनाकार तरंगाग्र बना। तो दूसरा तरंगाग्र कौन सा हो गया, बेलनाकार तरंगाग्र, है ना। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव, है ना। तो ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बन गया, बेलनाकार तरंगाग्र बन गया। और तीसरे प्रकार का जो तरंगाग्र होता है वह है समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट बिंदुवत स्रोत से निकलने वाले प्रकाश तरंगों के कारण जो तरंगाग्र बनता है उसे क्या कहते हैं, गोलाकार तरंगाग्र कहेंगे। ठीक है, गोलाकार तरंगाग्र कहेंगे। और गोलाकार तरंगाग्र के छोटे से भाग को देखें, अगर इसको देखें तो कैसा प्रतीत हो रहा है, समतल। तो जब स्रोत बहुत ही अधिक दूरी पर, स्रोत बहुत ही अधिक दूरी पर हो तो गोलाकार तरंगाग्र का एक छोटा सा भाग देखने में समतल प्रतीत होता है। और इस समतल तरंगाग्र को और इस तरंगाग्र को हम लोग क्या कहते हैं, समतल तरंगाग्र कहते हैं, है ना। जैसे हम इसको मिटा रहे हैं बेलनाकार तरंगाग्र को, यहीं पर हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए कि प्रकाश का एक बिंदुवत स्रोत है एस, ठीक है, ये स्रोत है। तो यहाँ से कम दूरी पर तरंगाग्र देखेंगे तो कैसा लगेगा, गोलाकार। और ज़्यादा दूरी ले रहे हैं, इसका एक छोटा सा भाग ले रहे हैं ये, तो ये गोलाकार लग रहा है। और ज़्यादा दूरी पर तरंगाग्र ले रहे हैं तो देखिए ये भी गोलाकार तरंगाग्र है, लेकिन इसका छोटा सा भाग हम लेते हैं तो इससे ज़्यादा सीधा लग रहा है। और ज़्यादा दूरी पर तरंगाग्र ले रहे हैं और इतना ही छोटा भाग यहाँ हम देखेंगे तो इससे भी ज़्यादा सीधा लग रहा है ना, समतल लग रहा है। इसी तरह से दूरी और बढ़ा दिए तो ये जो है गोलाकार तरंगाग्र, इसका छोटा सा भाग देखेंगे तो बिल्कुल सीधा लग रहा है। और उस दूरी की कल्पना कीजिए जितना दूरी पर सूर्य है हमसे, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी के बराबर अगर हम दूरी ले लें और वहाँ पर गोलाकार तरंगाग्र की कल्पना करें तो उस तरंगाग्र का छोटा सा भाग देखेंगे तो कैसा लगेगा, बिल्कुल ही समतल लगेगा, है ना। तो देखिए इस तरह का, और भी ये अनंत दूरी पर अगर हम लेते हैं ये गोलाकार तरंगाग्र और उसका छोटा सा भाग देखेंगे तो इस तरह से हमको प्रतीत होगा, ये समतल प्रतीत होगा तरंगाग्र। और ऐसे तरंगाग्र को हम लोग क्या कहते हैं जी, तो समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र इसको कहते हैं, प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं,
है ना। और तरंगाग्र के लंबवत दिशा में तरंग के संचरण की दिशा होती है। फिर से हम यहाँ पर आ रहे हैं, तरंगाग्र के लंबवत दिशा। ये तो हो गया तरंगाग्र, इसके लंबवत दिशा। तो चलिए हम यहाँ से लेते हैं लंबवत दिशा, देख रहे हैं ये लंबवत दिशा हुई। इस दिशा में प्रकाश संचरित करता है और प्रकाश के संचरण की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, किरण। अर्थात ये क्या हुई, किरण, है ना, किरण। यहाँ पर देखिए ये किरण, यहाँ पर ये किरण है, यहाँ पर ये किरण, यहाँ पर ये किरण, है ना। अर्थात तरंगाग्र के लंबवत दिशा में प्रकाश का संचरण होता है और इस संचरण की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब यही हम समतल तरंगाग्र में ले रहे हैं। देखिए ये समतल तरंगाग्र हो गया और इसके लंबवत दिशा में प्रकाश का संचरण होता है। देखिए तो सभी किरणें एक दूसरे के क्या होंगी, ये किरणें, ये प्रकाश की किरणें हैं और सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर, देख सकते हैं यहाँ पर सब एक दूसरे के समानांतर है। इसीलिए कहा जाता है कि दूर से आने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। पहले भी किरण आरेख हम लोग बनाए हैं दर्पण या लेंस में, तो उसमें बताए थे कि दूर से प्रकाश आ रहा है, अनंत से आ रहा है, तो ये किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं। तो क्यों होती हैं ये हम नहीं बताए थे उस समय, लेकिन अभी हम ये बता रहे हैं कि ये जो समतल तरंगाग्र है, तो चूँकि दूर से बहुत दूरी से आने वाले प्रकाश का तरंगाग्र कैसा होता है, तो समतल होता है। और समतल तरंगाग्र के लंबवत दिशा में ये किरणें हैं और ये किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही हम रखते हैं। आगे की जानकारी अगले वीडियो में हम देंगे। धन्यवाद। तो हम आप लोगों से विदा लेते हैं और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए।